वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो भैया, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज। एब्जॉर्प्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ड्रग को हम समझ चुके हैं कि भाई ब्लड में जाना है, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पर ये ड्रग जब ब्लड में जाती है तो क्या ड्रग के कुछ नेचर इफेक्ट कर सकते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को? यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी इंसान को दरवाज़ा तोड़ना है, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल से आपको सारी बातें कही हैं, तो क्या उस इंसान के दुबले होने, पतले होने, कमज़ोर होने या दिमाग का तेज ना होना या कुछ भी ऐसी कारणें हो सकती हैं जिससे वो दरवाज़ा उसके लिए आड़े आ रहा है, वो खोल नहीं पा रहा। जी हाँ, दवा भी हमारे बॉडी में, ब्लड में जा रही है तो उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट आएंगे, उसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स आएंगे, उनके ऊपर भी कुछ कारक आएंगे। तो इन्हीं कारक को आपको बारी बारी समझना है, जिससे एब्जॉर्प्शन या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। सबसे पहली बात है पार्टिकल साइज। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि ये पूरा लेक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है बेटा। तो भैया पार्टिकल साइज की बात करते हैं। इसके पहले मैं बात करता हूं बेटा, ड्रग एब्जॉर्ब कहां से होती है। जी हाँ, आप सभी को पता है, पहले ये हमारी इस सेल के फास्फोलिपिड बाइलेयर्स को क्रॉस करेगी और कहां पहुंच जाएगी? जी हाँ, ब्लड में पहुंच जाएगी। ये है हमारी दवा, और दवा को इसको पार करना है और कहां पहुंच जाना है? यहां पर। क्या यही पढ़ाई हुआ है? अब देखो बेटा, फास्फोलिपिड की जो लेयर है, इनके भी छोटे छोटे ऐसे पोर्स बने हुए हैं। इन्हीं पोर्स से दवा ऐसे क्रॉस करते हुए निकलेगी और हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी। इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पर क्या मैंने बोला पार्टिकल साइज के बारे में? तो ध्यान समझना, हमारी ड्रग एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इसका साइज होता है 600 डाल्टन। कितना बेटा? 600 डाल्टन। इसको याद रखोगे, 600 डाल्टन से ऊपर जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पोर्स है वो 600 डाल्टन के ही साइज को, उन्हीं साइज के ड्रग को अलाउ करते हैं, अपने से पास होने देते हैं और ब्लड में भेजते हैं। इसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ये तो सिंपल सी बात रह गई। अब मैंने कहा पार्टिकल साइज, तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बी, यानी एब्जॉर्प्शन। राइट बेटा, एब्जॉर्प्शन का ये उल्टा है। मतलब कहने का है कि जितना हम पार्टिकल साइज बढ़ाएंगे उतना एब्जॉर्प्शन घटेगा। क्यों ऐसा होगा? अगर मैंने बोला 600 डाल्टन है तो मैंने इसको कर दिया 800 डाल्टन, 900 डाल्टन, 100 डाल्टन। डाल्टन क्या है बेटा? डाल्टन जस्ट यूनिट है उस पर्टिकुलर ड्रग के साइज की। तो जितना आप साइज बढ़ाओगे उतना एब्जॉर्प्शन घटेगा। क्यों? अलाउ नहीं हो पाएगा उस पोर्स से और ब्लड में नहीं जा पाएगा। सबको क्लियर हो गया? पार्टिकल साइज यही होता है हमारे किसी ड्रग का। सेकेंड पॉइंट करते हैं फॉर्म्यूलेशन। फॉर्म्यूलेशन का मतलब बेटा डोजेस फॉर्म से है, यानी दवा अलग अलग फॉर्म में आती है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए हमारे इंसानों ने क्या भैया कर दिया, कई तरह के डोजेस फॉर्म बना दिए। लिक्विड बना दिया, सॉलिड बना दिया, गैसियस बना दिया, फिर आपने पेरेंटल तरीके से IVIM में ले लिया, तो अलग अलग डोजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेरेंटल होती है वो आपकी डायरेक्ट सिस्टम में जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको वेन्स में लगाना है, सीधे आपने इंसर्ट करना है और वो सीधे आपके ब्लड में जाएगी। तो सबसे अच्छा एक्शन पेरेंटल का होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा और सबसे कम सॉलिड का होगा। ये है इसके फॉर्मुलेशन के बेस पे, यानी अगर कोई दवा पेरेंटल देते हो जल्दी एक्शन करेगी क्योंकि वो जल्दी ब्लड में जा रही है। लिक्विड में दोगे तो उससे कम, और सॉलिड में दोगे तो उससे कम। आपको ये समझना है। तीसरी बात करते हैं आयोनाइजेशन की। क्या पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन के ऊपर पूरा टॉपिक मैंने क्लियर किया बेटा? ध्यान से समझना। आयोनाइजेशन मतलब है, यहां पे लिखा है अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड का दूसरा नाम है अनचेंज्ड। क्या मैंने ये बताया था कि कोई भी दवा अगर मैंने AB रखी है तो वो अनचेंज फॉर्म में यहाँ पे AB ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसी को मैंने बोला था ये अनआयोनाइज्ड है, तो ये भी आपकी अनआयोनाइज्ड होगी। अगर ये आयोनाइज्ड हो गई, अपने में टूट गई बेटा, तो ये बॉडी से निकल जाएगी बाहर। ठीक है बेटा, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए आप। अनआयोनाइज्ड मतलब अनचेंज फॉर्म, हाइड्रोफोबिक फॉर्म या लिपोफिलिक फॉर्म। सारी बातें पिछले लेक्चर में कर ली हैं आयोनाइज्ड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पीएच के बारे में। पीएच के बारे में भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक दवा हो जाएगी, यानी वीक बेसिक दवा जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक है, वीक एसिडिक है, स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। अब ये क्वेश्चन है आपसे कि वीक एसिडिक और वीक बेसिक की ही बात हम लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं, पुराने लेक्चर को फिर से देखना और सोचना और याद कर लेना क्यों ऐसा होता है ना।
एकदम लास्ट बात करते हैं, पांचवा टॉपिक हमारा लिपिड की सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन। चलो भाई, लिपिड की सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन, क्या ये सेल की एक स्ट्रक्चर है और क्या इसी सेल के स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड का बाइलेयर पाया जाता है? बोलो बच्चा, पाया जाता है, बाइलेयर होता है यहाँ पे फास्फोलिपिड की। ठीक, ड्रग को इसी से एब्जॉर्ब होना है, इसी के थ्रू जाना है और ब्लड में घुस जाना है भाई, यही पढ़े हो। अब ये बोलना लिपिड सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन। देखो भाई, अगर मैंने इस दवा की लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी, यानी इस दवा को लिपोफिलिक कर दिया, यानी एक ऐसी दवा जो ज्यादा वसा में घुले, ज्यादा तेल में घुले, पानी को पसंद ना करे, तो वो उतना ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी लिपिड, ये भी लिपिड, इसका कंसंट्रेशन लिपिड का बढ़ाते जाओ, आराम से ये एब्जॉर्ब होती जाएगी। बात करते हैं कंसंट्रेशन की। देखो बेटा, एक दवा जब जैसे ही एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जा रही है, ये 3 पाथवे को फॉलो कर रही है। कितने पाथवे को? 3 रास्ते को फॉलो कर रही है, 3 माध्यम से ये हमारे ब्लड में इंटर कर रही है। तो बेटा, पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव और तीसरा है फैसिलिटेड। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है बेटा, इसको कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान से तरीके से समझाता हूं बेटा। चलो एग्जांपल लेते हैं। आपको एक ड्रग मानता हूं और एक दरवाजा आपकी बॉडी है। तो आप अगर दरवाजा खोलना चाहते हो तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, या तो ताकत लगाओ दरवाजा को तोड़ दो, राइट। दूसरा, बैठे रहो और इंतजार करो कोई आ रहा है दरवाजा खोलने का। तीसरा, आवाज दो जो रूम में है, जो कमरे में है, और उससे कहो दरवाजा खोलने का। क्या यही 3 तरीका होता है? हाँ बेटा, यही 3 तरीका होता है जिससे ये ड्रग हमारी ब्लड में जाएगी। तो मैंने बोला दरवाजा तोड़ना है, क्या दरवाजा तोड़ने की एनर्जी चाहिए? जी हाँ बेटा, एनर्जी चाहिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया ड्रग का? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे क्या चाहिए भैया? एक्टिव में यहां पे चाहिए एनर्जी। ठीक है, आप वहां लिखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो। सेकेंड पॉइंट है पैसिव। पैसिव में आपको क्या करना है? पैसिव में आप बस बैठे रहना है और इंतजार करना है कि कोई दरवाजा खोलने आ रहा है। जी हाँ बेटा, दवा, ये ट्रिक बता रहा हूं, इस तरह से होता है। दवा अब बिना एनर्जी के, कोई एनर्जी यूज नहीं करेगी, नो एनर्जी, कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा और दवा ब्लड में चली जाएगी। तीसरी बात है फैसिलिटेड की। बेटा, ये वाला प्रोसेस आप समझना, इसमें आप किसी को बुला रहे हो, ठीक, कोई आएगा दरवाजा खोलेगा, फिर आप अंदर जाओगे। तो ड्रग यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन की मदद लेगा। जी हाँ बेटा, जो माध्यम होगा उसको कैरियर कहेंगे और वो प्रोटीन होगा, तो हमने बोला कैरियर प्रोटीन। समझो इस तरह से, ये हमारी ड्रग है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में है। तो ये दवा इस कैरियर प्रोटीन के साथ ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बना देगी, यानी जुड़ जाएगी, फिर ये सिस्टम में यानी ब्लड में जाएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस है? फैसिलिटेड। यानी यहां पे कैरियर प्रोटीन चाहिए। बोलो भाई, सही है? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा जिससे कोई भी दवा आराम से हमारे ब्लड में या सिस्टम में पहुंच जाएगी। ठीक, बहुत आसान है बेटा, कोई कठिन नहीं है, बस सारी चीजों को समझो और आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक, तीनों ट्रिक याद रखोगे दरवाजा खोलने वाली, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोग पैसिव को समझेंगे, क्योंकि पैसिव से ही मोस्टली दवा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कैसा ट्रांसपोर्ट है जिससे मैक्सिमम दवा एब्जॉर्ब होती है। चलो पैसिव को थोड़ा सा डिटेल करने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा डिटेल करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होंगे, एक होगा डिफ्यूजन और एक होगा ऑस्मोसिस। अच्छा, जल्दी से बताओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही है। एनर्जी कब नहीं लगती है, इसको समझो बेटा। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई ड्रग मॉलिक्यूल या कोई भी मैटर या कोई भी मटेरियल जाता है बेटा, तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा एग्जांपल, ऊपर लगी हुई टंकी नीचे में सप्लाई कर रही है तो एनर्जी नहीं चाहिए, पर नीचे से पाइप से आपको पानी ऊपर चढ़ाना है तो एनर्जी चाहिए होगा। जी हाँ बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए, इसीलिए इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन दवा जाती है भाई। इसमें 2 तरीके हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस।
डिफ्यूजन भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है। पर अंतर क्या है बेटा, डिफ्यूजन में जब एक दवा हमारे मेम्ब्रेन को, इस वाले मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाती है तो वो टकराती नहीं है किसी से, यानी वो जो चीज है बेटा वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ये मेम्ब्रेन होती है। बस आपको इतना ही अंतर याद रखना है बेटा, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पढ़ते रहो, ट्रिक याद रखना, भूलोगे नहीं। एग्जिट पेपर के लिए बस आपसे सीधे पूछेगा किस में एनर्जी यूज होती है, किस में नहीं होती है, आपको तीनों प्रोसेस याद रखना है। चलो एक बात और छोटी सी कर देते हैं, एनर्जी की करेंसी क्या है आपके बॉडी में, जल्दी से, एटीपी। एटीपी, तो एटीपी कहाँ यूज हो रहा है, एक्टिव में, पैसिव में एटीपी यूज नहीं होता, फैसिलिटेटेड में यूज नहीं होता, यहाँ कैरियर प्रोटीन यूज हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको सारी चीजें याद करनी है बेटा, और हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।